गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 10। अभी तक हम 9 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 9, फिर हम उदाहरण नंबर 10 और 11, इन तीनों उदाहरण पर दृष्टि डालेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। और अंततः हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, है ना, जो कि हमारी पुस्तक में 1.6.1 पर दिया हुआ है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 9, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये कुछ हमें समुच्चय दिए हों, हमें इन पे बताना है कि ये उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास समुच्चय के तौर पे एक फाई दिया हुआ है। ठीक है, फाई क्या होता है? जब रिक्त समुच्चय होता है ना, तो उसकी जगह क्या होता है, फाई लिख सकते हैं। ठीक है, नल या एम्प्टी सेट, है ना, जिसे हम फाई के रूप में लिखते हैं, क्या, रिक्त समुच्चय। ठीक है, और एक ए समुच्चय दिया है जिसमें दो अवयव है, एक है और तीन है, और ये किसमें, रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। ऐसे एक बी समुच्चय है जिसमें तीन अवयव हैं जो कि रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, है ना, 1, 5 और 9। ऐसे ही एक समुच्चय सी है जिसमें पांच अवयव है, एक, तीन, पाँच, सात और 9, और ये तीनों ही इसमें रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, है ना। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, है ना, कि उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, ये भरिए, है ना। ये चिन्ह किसका होता है, ये प्रतीक किसका होता है, उपसमुच्चय का। और ये क्या होता है, उपसमुच्चय ना होने का, है ना। ये है उपसमुच्चय का और ये है उपसमुच्चय ना होने का। ठीक है, तो हमें इनमें, है ना, एक, दो, तीन, चार, ये जो प्रश्न दिए हैं इनमें हमें बताना है कि जो फाई है वह बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, जो ए है वह बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, जो ए है वह सी का उपसमुच्चय है या नहीं है, और चौथा जो बी है वह सी का उपसमुच्चय है या नहीं है ना। क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चिन्ह भरने हैं, एक उपसमुच्चय का और दूसरा उपसमुच्चय ना होने का। ठीक है, तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला, फाई और बी, है ना, तो हम या तो ये चिन्ह भर सकते हैं या फिर ये, है ना। इसका मतलब है उपसमुच्चय होना और इसका है उपसमुच्चय ना होना। तो आपको क्या लगता है, फाई जो है वह बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि फाई जो होता है वह हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना, पढ़ा था ना। जो फाई होता है ना, वह हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो बी समुच्चय कुछ भी हो, है ना, जैसे इसमें 1, 5 और 9 ये दिया हुआ, लेकिन जो फाई है वह हमेशा हर समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो फाई जो होगा वह बी का भी उपसमुच्चय होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये प्रतीक भरेंगे, है ना। दूसरा, ए और बी के बीच में, अब बताइए ए बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं। ठीक है, उपसमुच्चय के लिए क्या चीज आवश्यक थी कि ए समुच्चय के जितने अवयव हो वह बी समुच्चय में पाए जाए, है ना। तो ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब ए में दो अवयव है, एक और तीन, और बी में तीन अवयव है, एक, पांच और 9। अब देखें, ए समुच्चय में एक है, बी समुच्चय में भी एक है। अब ए समुच्चय में तीन है लेकिन बी समुच्चय में तीन नहीं है ना, एक, पांच और 9 है लेकिन तीन नहीं है। अगर ए समुच्चय में जो अवयव है वह अगर बी समुच्चय में नहीं है तो ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो उपसमुच्चय नहीं होने का चिन्ह क्या होगा, ये वाला। तो हम यहाँ पे ये चिन्ह, है ना, ये चिन्ह भरेंगे। तीसरा, अब हम ए और सी के बीच में देखते हैं कि ए सी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। अगर हम ए को देखें तो ए में दो अवयव है, एक और तीन, और सी समुच्चय देखें तो इसमें पांच अवयव है, एक, तीन, पांच, सात और 9। ठीक है, अब ए और सी में अगर हमें उपसमुच्चय बताना हो कि ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं है, तो क्या चीज आवश्यक है कि ए के सारे अवयव सी में पाए जाए, है ना। तो ए में एक है ना, और सी में भी एक है। ए में तीन है और सी में भी तीन है। ठीक है, तो ए क्या हुआ, सी का उपसमुच्चय हुआ, क्योंकि ए के सारे अवयव सी में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रतीक को भरेंगे। ठीक है, चौथा, अब हम देखेंगे बी और सी के बीच में, बी सी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। अगर हम बी को देखें तो बी में तीन अवयव है, एक, पांच और 9, और सी में पांच अवयव है, एक, तीन, पांच, सात और 9। जो एक है
वह सी में पाया जा रहा है, एक बी में भी है और सी में भी है ना। जो बी में, बी समुच्चय में 5 है, सी में देखें तो सी समुच्चय में भी 5 है, और बी समुच्चय में 9 है तो सी समुच्चय में भी 9 है। इसका अर्थ क्या है कि जो बी है वह सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि बी के सारे अवयव सी समुच्चय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस चिन्ह को भरेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो, है ना। हल देखें, पहला जो फाई है वह बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना, यह हमें पता है कि फाई क्या होता है, हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, है ना, दूसरा क्या आएगा, ए बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय नहीं, क्योंकि 3 जो है वह ए में है, लेकिन जो 3 है वह बी में नहीं है, बी समुच्चय में नहीं। तीसरा, ए सी का उपसमुच्चय है, क्यों? क्योंकि 1 और 3 ए समुच्चय में पाए जाते हैं, लेकिन 1 और 3 सी समुच्चय में नहीं पाए, सॉरी, ए सी का उपसमुच्चय है, क्यों? क्योंकि 1 और 3 ए समुच्चय में पाए जाते हैं और वह सी समुच्चय में भी पाए जाते हैं, है ना। ए जो है, 1 और 3 जो है ना, एक ही अवयव वह सी समुच्चय में भी पाए जा रहे हैं, 1 और 3। ए क्या होगा, सी का उपसमुच्चय होगा। चौथा, बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, क्यों? क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी में भी है ना। बी में क्या है, 1 5 और 9, और सी समुच्चय में भी है, 1 है, 5 है और 9 है। तो बी क्या होगा, सी का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी में भी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, उदाहरण नंबर 10। मान लीजिए कि जो ए है, ए समुच्चय है, ठीक है। हमने दो समुच्चय माने, ए और बी। ए समुच्चय में कितने, 5 अवयव है, जो कि क्या है, स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के, ए ई आई ओ यू, और ये वॉवल्स है। और बी समुच्चय में 4 अक्षर दिए हुए, ए बी सी और डी। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं तो क्यों? अब हमें ये पता लगाना है कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, ए समुच्चय में, इस ए को देखें अगर हम, इस छोटे ए को, तो ये ए समुच्चय में भी है और बी में भी है। लेकिन अगर ई आई ओ और यू को देखें तो वह ए समुच्चय में पाए जा रहे हैं, लेकिन बी समुच्चय में नहीं पाए जा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय में नहीं पाया जा रहा है, तो ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देखिए कि ए समुच्चय में ये जो 5 अवयव है ना, इसमें सिर्फ ए जो है वह बी समुच्चय में पाया जा रहा है, बाकी ई आई ओ और यू बी समुच्चय में नहीं पाए जा रहे। ठीक है, तो ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय नहीं। ठीक है, हल, क्योंकि समुच्चय बी के तत्व समुच्चय ए में मौजूद नहीं है ना, समुच्चय बी के तत्व समुच्चय बी में मौजूद नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, उदाहरण नंबर 11। मान लीजिए ए बी और सी 3 समुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, सॉरी, यदि ए जो है, देखो हमारे पास ए बी और सी 3 समुच्चय हैं, अगर ए के जो तत्व हैं, ए के जो अवयव हैं वह बी में पाए जा रहे हैं, तथा बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, तो क्या यह सत्य है कि ए सी का उपसमुच्चय है? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। ये बोल रहे हैं हमारे पास ए बी और सी 3 समुच्चय दिए हुए हैं। ए क्या है, ए के जो तत्व हैं वह क्या है, मतलब ए समुच्चय के जो तत्व है वह बी समुच्चय के अंदर है, मतलब ए समुच्चय क्या है, बी समुच्चय का भाग है ना, क्योंकि ए के जितने भी तत्व हैं वह बी के अंदर भी है। तथा जो बी है वह क्या है, सी का उपसमुच्चय है। तो हमें यह पता लगाना है कि ए जो है वह सी का उपसमुच्चय है। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। मान लीजिए कि ए क्या है ना, ए को हमने एक समुच्चय माना जिसके अंदर एक अवयव है, एक, और बी को हमने एक समुच्चय माना जिसके अंदर एक भी है और दो भी है। ठीक है, और सी में हमारे पास एक है, दो है और तीन है। स्पष्टता यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो ए के तत्व है वह बी में पाया जा रहा है ना, मतलब पूरा ए समुच्चय जो है वह बी के अंदर है, क्योंकि ए क्या था, ए समुच्चय था एक, तथा बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये एक, देखो ये ए समुच्चय है, ठीक है, ये क्या है, बी का भाग है। ठीक है, तो ए समुच्चय का ये तत्व था, पूरा का पूरा ए समुच्चय बी समुच्चय के अंदर आ गया है ना, तो एक भी है और दो जो बी समुच्चय का दूसरा भाग। ठीक है, और बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी, है ना, जो सी समुच्चय है उसका भाग होगा। ठीक है, तो ये पूरा बी समुच्चय के तत्व, और ये जो सी, ये जो तीन है वह क्या है,
सी समुच्चय का अलग से भाग। स्पष्टता यहाँ, क्योंकि ए बी के अंदर है ना, क्योंकि ए क्या है, एक, तथा बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, यह सत्य है। परंतु ए सी का उपसमुच्चय नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो है वह, जो एक है वह ए समुच्चय का है ना, जो ए है वह ए समुच्चय का भाग है, पर ए एक जो है वह सी समुच्चय का भाग नहीं है ना। अगर हम देखें तो एक जो है वह ए समुच्चय का भाग है। देखो हम समुच्चय कैसे निरूपित करते हैं? हाँ, हम समुच्चय कैसे निरूपित करते हैं, है ना? हम समुच्चय मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखकर निरूपित करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ए का अवयव एक है, और लेकिन सी का देखें तो ये पूरे मंझले कोष्ठक के अंदर है, मतलब इसके अंदर एक समुच्चय है, ना कि एक ही जो है वह अवयव नहीं है ना। एक जो है वह एक इस वाले एक की तरह अवयव नहीं है, इसमें पूरा का पूरा समुच्चय सहित ए है। तो एक जो है वह ए समुच्चय है ना, एक जो है वह ए समुच्चय का भाग है, लेकिन एक जो है वह सी समुच्चय का भाग नहीं है। ठीक है। नोट कीजिए कि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। क्या? कि किसी समुच्चय का एक अवयव, जैसे ये समुच्चय ए है, इसका एक अवयव उस समुच्चय का है ना, उस समुच्चय के क्या उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया? चलो हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 1.6.1 में दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 1.6 से स्पष्ट होता है कि समुच्चय आर के बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय हैं। इनमें से कुछ के नाम हम नीचे दे रहे हैं, है ना। हमने अभी तक पढ़ा कि जो समुच्चय आर है, आर क्या होता है, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। उसके बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय हैं। देखो, सबसे पहले होता है वास्तविक संख्या, ये हो गई हमारी। और भी वास्तविक के अलावा भी होती है, लेकिन अभी के लिए आप वास्तविक संख्या याद रखिए कि ये हुई हमारी वास्तविक संख्या, है ना। अब इसके अंदर परिमेय आते हैं, है ना। क्या आएंगे? परिमेय आएंगे, उसके अंदर पूर्णांक आएंगे, ठीक है, और उसके अंदर प्राकृत संख्या आएंगी। तो जो हमारा वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या का समुच्चय है, इसी के अंदर बाकी सारे समुच्चय आते हैं, जैसे कि पूर्णांक का हो गया, प्राकृत संख्याओं का होगा, परिमेय संख्या का हो गया, है ना। तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो समुच्चय आर है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसके बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय हैं। इनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, तो अब हम उन पे चर्चा करेंगे। पहला, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहाँ हमने तीन बिंदु लगा दिए, है ना। या हम तीन बिंदु लगा दिए, इनका अर्थ क्या है कि ये कहाँ अनंत तक जाएगी, क्योंकि हम अनंत तक नहीं लिख सकते, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, हम अनंत तक नहीं लिख सकते, इसलिए हम कुछ संख्याएं लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, और उसके बाद तीन बिंदु लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और प्राकृत संख्या को हम एन से निरूपित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? एक, दो, तीन, चार, पांच से लेकर अनंत तक। दूसरा, पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। पूर्णांकों को हम जेड से निरूपित करते हैं, है ना। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, दोनों संख्याएं आती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि -3, -2, -1, और ये माइनस के अनंत, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब ये माइनस में भी इधर भी अनंत है, और यहाँ इधर भी अनंत है। ठीक है, अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन बिंदु क्या दर्शा रहे हैं आगे वाले, कि इसके आगे भी संख्या है जो कि अनंत तक जा रही है, जैसे -4, -5, -6, है ना। और तीन के बाद की ये तीन बिंदु बिंदु क्या दर्शा रही है कि तीन के बाद भी संख्या है जो कि अनंत तक जा रही है, जैसे 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो ये होती है प्राकृत संख्या, और पूर्णांक को हम जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। तीसरा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना, जिसे हम क्यू से निरूपित करते हैं। क्यू से हम किसे? परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं।
ठीक है, ये क्या लिखा होगा, सभी x के लिए समुच्चय जहाँ x क्या है, p बटा q के रूप में है। x क्या है, p बटा q के रूप में है। मतलब, और जो p और q है वह क्या है, पूर्णांक है। और जो q है वह शून्य नहीं, q शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, p बटा q मतलब यहाँ p क्या है और q क्या है, पूर्णांक है। मतलब 3/2, है ना, 3/2, 4/5, 6/7, है ना, जो भी संख्याएं बटे में होती हैं, ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। क्यों उन सभी संख्याओं x का समुच्चय इस प्रकार है कि x क्या है, भागफल p बटा q के बराबर है। ठीक है, q क्या है, q, q पहले हम किसे बोलते हैं, q हम परिमेय संख्याओं को बोलते हैं। और q क्या है, q उन सभी संख्या, है ना, q क्या है, उन सभी संख्या x का समुच्चय इस प्रकार है कि x क्या है, भागफल p बटा q के बराबर है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, ये हमने अभी देखा। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, z मतलब पूर्णांक, p और q पूर्णांक है, और q जो है वह शून्य नहीं, q क्या है, वह शून्य नहीं। ठीक है, q के अवयवों में -5, जैसे q के अवयवों में -5 भी आता है, कैसे, उसे हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना, -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। इससे -5 को इससे भी प्रदर्शित किया जा सकता है ना। ऐसे ही 5/7, 3/1/2 मतलब 7/2, है ना, जितने भी बटे में होते हैं वह परिमेय संख्या के भाग होते हैं, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे कि -5/1, -11/3, धनात्मक में देखें तो 5/7, 7/2, ये आदि सम्मिलित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे t से निरूपित करते हैं, शेष अन्य वास्तविक संख्याओं परिमेय संख्याओं को छोड़कर से मिलकर बनता है। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या बाकी है वास्तविक संख्याओं में, उन्हें हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अतः जैसे कि ये देखिए t क्या है, इसे अपरिमेय संख्या को t से निरूपित करते हैं कि सभी x के लिए समुच्चय जहाँ x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और x क्या है, q नहीं है, मतलब x परिमेय संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्याओं में से जब हम परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेंगी, जिसे हम t से निरूपित करते हैं। t क्या है, r-q है, r वास्तविक संख्या और q ही परिमेय संख्या। तो हम वास्तविक संख्याओं में से जब परिमेय संख्याओं को हटाएंगे तो जो संख्याएं बाकी रहेंगी वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात वह सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। टी के सदस्यों में वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 और पाई आदि सम्मिलित हैं, है ना, क्या है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 और पाई आदि सम्मिलित हैं। इन समुच्चयों के साथ मध्य कुछ स्पष्ट संबंध इस प्रकार है ना, समुच्चयों के एक दूसरे से कुछ संबंध है। जैसे कि जो z है, पूर्णांक है, वह q का उपसमुच्चय है ना, जो पूर्णांक है वह क्या है, q मतलब परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है। ठीक है, और जो प्राकृत संख्या है वह पूर्णांक का उपसमुच्चय है। जैसे अगर आप देखिए तो देखो, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये यहाँ से है ना, यहाँ से अनंत तक ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। तो n क्या हुआ, z का उपसमुच्चय हुआ। ठीक है, और ये q है परिमेय संख्या। हम इन सभी को, है ना, ये जितने भी पूर्णांक दिख रहे हैं इसके रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। इसी का जो q जो परिमेय संख्या है, इसी का उपसमुच्चय z है। ठीक है, तो z क्या है, q का उपसमुच्चय कहलाता है। और q क्या है, r का उपसमुच्चय है। r क्या है, वास्तविक संख्या है, और q है परिमेय। तो सारी संख्याएं जो है वह वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है, रियल नंबर्स के अंदर, है ना, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो q क्या है, r का उपसमुच्चय है, और t भी r का उपसमुच्चय है ना, अपरिमेय समुच्चय भी r का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और n जो है वह t का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये अगर वास्तविक संख्या है ना, ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो जो नेचुरल है ना, जो प्राकृत संख्या और पूर्णांक, है ना, ये सब है, ये क्या है, परिमेय संख्याओं का भाग है। ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्याओं का भाग नहीं हो सकता। इसलिए जो प्राकृत संख्या है वह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है वह अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं।
मतलब एन जो है वह टी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 9, 10, 11 पढ़े और अंत में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय पर भी चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, है ना, मतलब इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ एर आर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 1.6.2 पे दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।